Hello everyone, I hope you can see the screen and you can hear me as well, right? Please respond in the chat box. Okay, fine. See, there were certain problems. कुछ questions में दिक्कत थी last के test में आपने जो दिया था coordination compounds. उसमें 2-3 या 4 questions में दिक्कत था, right? Like COH2O whole 6 3 positive, वहाँ D2sp3 ही होगा. और जो बच्चों ने मुझे भेजा था उनमें से मैं बता देता हूँ. Like जो एक तो पहला केस था COH2O होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक है, तो वो तो D2sp3 ही होगा. और जितना बच्चों ने मुझे भेजा उसके बेसिस पे बता रहा हूँ. CO वाला एक्सेप्शन है. हाँ, कोबाल्ट तो बता रहा हूँ ना. CO अच्छा देखो, एक्चुअली एक्सेप्शन की तरह इसको कैसे बोलते हैं कि जैसे तुम्हें पता है कि डेल्टा O ज्यादा होगा तो लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है. हम ऐसा बोलते हैं कि वहां पे जो है D2sp3 बनेगा लो स्पिन. तो उसमें दो तरह के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, या तो लिगेंड स्ट्रांग हो या फिर मेटल का Z इफेक्टिव ज्यादा हो. एवरीबॉडी, आई होप इट इज क्लियर. देखो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो रीजंस होते हैं. एक तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो, उसका Z इफेक्टिव ज्यादा हो, या फिर लिगेंड स्ट्रांग हो, राइट. तो अब हम लोग जानते हैं कि 3D के बाद 4D 5D हमेशा लो स्पिन बनाते हैं. तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें +3 जाने पे D2sp3 बनाता है रिगार्डलेस ऑफ लिगेंड. जैसे COH2O होल 6 3 पॉजिटिव का जो केस था, तो उसमें आपका आंसर D2sp3 ही होगा, ठीक है. और कोई क्वेश्चन था क्या? एक NiNH3 का करके कोई क्वेश्चन था, उसमें भी दिक्कत थी. ठीक है, तो जिन्होंने पूछा था मैंने उनको बताया था कि कहाँ कहाँ दिक्कत है. ओके फाइन, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी. एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं. वही तो अदर फैक्टर्स. एवरीबॉडी, शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? पेपर डिस्कशन. एक्चुअली पूरा पेपर है नहीं मेरे पास. मेरे पास पूरा पेपर नहीं है. आई डोंट हैव द पेपर विथ मी. सो इफ यू हैव डाउट्स यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप. मैं तुरंत नहीं बट रिप्लाई कर दूंगा बिकॉज क्लास वगैरह भी रहता है. तो मैं एक दिन के अंदर रिप्लाई कर देते हैं. नहीं. सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग. पेपर वो एक्चुअली आपके सर्वर से लिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है, तो वो मैंने नहीं बनाया था. आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखो, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया गया था कि एक इस तरह का इलेक्ट्रोड था, राइट. आई होप कुछ लोगों ने तो उस वक्त ही आंसर कर दिया था. एंड दिस वाज द क्वेश्चन. सिल्वर सॉलिड AgBr में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ Br माइनस एक्वस, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज. फिर AgCl सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस एक्वस कन्वर्ट होता है सिल्वर सॉलिड में. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था. KSP दे रखे थे, राइट. KSP AgBr का दे रखा था 5 × 10⁻⁻13. KSP आपको AgCl का भी दे रखा था, ये आता है 1 × 10⁻10. तो आपको ये बताना था कि Br माइनस किस अपॉन Cl माइनस की किस कॉन्सेंट्रेशन पे ओवरऑल E सेल 0 होगा. ठीक है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. पहले we will discuss this, then we'll move to NMST, ठीक है ना. ये क्वेश्चन जो हमने दिया था, ये पहले दिया था. तो ये कितने लोग का आंसर आ गया एवरीबॉडी? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर? सौरभ, तुमने तो पिछले क्लास में आंसर कर दिया था. आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी उस वक्त आंसर नहीं किया. सबका आ गया आंसर? ओके. देखो, ये जो टॉपिक है रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्टी आता है, बट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. कि बेसिकली तुम्हें कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा. कॉमन आयन इफेक्ट है मेटल इनसॉल्युबल का, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसको डिस्कस. देखो, ओवरऑल यदि तुम रिएक्शन देखो कि क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन. सो टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड. तो एनोड पे एवरीबॉडी क्या हो रहा है, सिल्वर सॉलिड जो है in the presence of Br minus is getting converted into AgBr solid
प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये 0 से +1 में जा रहा है। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर? आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमने रिएक्शन कैसे लिखा है नोड वाला? ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड, तो देखो यहाँ पे भी AgCl सॉलिड जो है, इट विल अगेन टेक अप 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एंड इट विल फॉर्म Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमने ये रिएक्शंस कैसे लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है किसी और चीज को लिखने का, बिकॉज सिल्वर तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों सॉलिड हैं तो एक्टिव है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ये है, Br माइनस से Cl माइनस एक्वस। प्लीज राइट इट डाउन। मैं स्क्रॉल कर दूं नीचे? आई होप क्वेश्चंस तो लिखा ही होगा सबने ना। अरे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे, चलेगा ना? ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल अपना रिएक्शन इतना ही है, Br माइनस एक्वस से Cl माइनस एक्वस। आई होप इट इज क्लियर, राइट? ओके, तो देखो हम नॉर्मल मेथड से चले तो हमारा ई सेल क्या आएगा? ई सेल आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 1, ठीक है, log Br माइनस अपॉन Cl माइनस। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये प्लस कर देता हूं मैं, एक्चुअली प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने उल्टा लिखा है। ये माइनस है ना, मैंने Br माइनस Cl माइनस कर दिया, तो डायरेक्टली प्लस लिख दूं, क्योंकि एक्चुअली पूछा ही यहाँ पे Br माइनस बाई Cl माइनस है। ये समझ में आ गया ना सबको? मैंने प्लस क्यों लिख दिया डायरेक्टली? एवरीबॉडी ये बता रहा, ये मैंने प्लस क्यों लिखा, समझ में आया? क्योंकि एक्चुअली हमको ये निकालना था Br माइनस अपॉन Cl माइनस, और यहाँ पे Cl माइनस बाई Br माइनस रिएक्शन कोएफिशिएंट है, तो माइनस यहाँ पे मैंने सीधा प्लस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना इसमें किसी को, ठीक है? तो अब देखो, अभी हमको ये वाली चीज तो 0 चाहिए। AgBr और AgCl कट कैसे किया समझाओ। अंशुमल, देखो AgBr और AgCl दोनों एक्टिव नहीं है, समझ में आ रही बात? तो जब दोनों एक्टिव नहीं होंगे तो रिएक्शन कोएफिशिएंट में हम उनको नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो इनएक्टिव है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? जो चीज एक्टिव नहीं है हम उसको नहीं लिखेंगे ना। इज दैट क्लियर? उसको मैंने कैंसिल नहीं किया है, उसको मैंने लिखा ही नहीं है, बिकॉज वो एक्टिव नहीं है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट में हम वही चीज लिखते हैं जो एक्टिव है। इज दैट क्लियर अंशुमल? प्लीज रिस्पॉन्ड इन यस और नो। भाग्येश, तुम्हें डाउट है क्या? यू आर रेजिंग हैंड। भाग्येश सॉरी, भाग्येश, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, सो क्या प्रथमेश, किस चीज में समस्या है बताओ? कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? अरे मैंने ये बोला कि मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये वाली रिएक्शन एनोड पे होगी और ये वाली रिएक्शन कैथोड पे होगी। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है, तो अब मैंने बोला कि रिएक्शन कोएफिशिएंट जब हम लिखते हैं तो रिएक्शन कोएफिशिएंट में हम चीजें वही लिखते हैं जो एक्टिव होती हैं। तो मैंने Br माइनस और इसको नहीं लिखा है AgBr और AgCl, बिकॉज वो एक्टिव है ही नहीं, और रिएक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे Cl माइनस अपॉन Br माइनस है, ठीक है? तो अब ई सेल में आएगा Cl माइनस अपॉन, तो ये आएगा कुछ इस तरह से ना, कि यहाँ पे माइनस होगा, तो मैंने डायरेक्टली प्लस करके Br माइनस अपॉन Cl माइनस कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही निकालना है। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ माइनस की जगह प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि हमें एग्जाम में, मतलब एग्जाम नहीं, क्वेश्चन में वही निकालना है। ओके, ई सेल का तो हमें तो पता है कि ई सेल हमें 0 आना चाहिए। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड। ये 0 होना चाहिए ना? ओके, तो अब ये क्या आएगा? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, राइट? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड प्लस 0.059, इसको log P लिख दें क्या? ये इसको मैंने P लिख दिया क्योंकि मेरा थोड़ा लिखने का काम थोड़ा आसान पड़ जाएगा। मैंने P लिख दिया, मैं P निकाल लूंगा, ठीक है? अब बताओ SRP कैथोड का क्या होगा? SRP कैथोड का आएगा क्या बताओ? ये आएगा E नॉट Ag प्लस से Ag प्लस 0.0591 log KSP। देखो कैथोड पे क्या है एवरीबॉडी? कैथोड पे क्या है एवरीबॉडी? कैथोड पे देख लो क्या है, AgBr है, AgCl, सॉरी AgCl है कैथोड पे, हाँ। और ये SRP एनोड माइनस है, तो ये आ जाएगा E नॉट Ag प्लस से Ag माइनस 0.059 log KSP AgBr।
अब ये चीज तो कैंसिल हो ही जाएगी। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, ये चीज तो कैंसिल हो ही जाएगी और उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, प्लस 0.0591 लॉग पी, और हमें पी निकालना है। तो अब तो काफी सिंप्लीफाई हो गया है। आई होप अब तो सब लोग निकाल लेंगे। तो देखो अब क्या है, 0.059 log KSP of AgCl upon KSP of AgBr plus 0.0591 log P is equal to 0. Is that clear? Everybody, is that clear? अब तो निकल जाएगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो, यानी तुम 0.059 कैंसिल कर दो, log KSP AgCl upon KSP AgBr plus log P इज, ये आ जाएगा एग्जैक्टली एवरीबडी। तो अब देखो क्या है, log P इज माइनस log KSP K1 by K2 लिख दूं मैं, चलो AgCl by AgBr ही लिखता हूं, AgCl by KSP AgBr। ठीक है, तो वैल्यूज ले लो, सॉल्व करके पूरा दिखाओ कि अब कर सकते हो, इक्वेट करके दोनों में कर सकते हो, कर सकते हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, बट मैंने नॉर्मल मेथड से ही कर लिया। तो अब देखो के ये आ जाएगा KSP AgBr अपॉन KSP AgCl। ठीक है, अब देखो क्या है कि तुम्हें क्या मिल गया, सीधा P मिल निकालना था, तो P आ जाएगा KSP AgBr अपॉन KSP AgCl। KSP AgBr कितना था अपने पास, हाँ ये आ गया 5 into 10 की पावर -13 एंड दिस इज 10 की पावर -13 और ये -10, so 5 into 10 की पावर -3, so that is 5 by 1000 which is 1 by 200। ठीक है एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ गया होगा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर? प्रथमेश, इज दैट क्लियर? मेथड 2 से कर सकते हो ऑब्वियसली, अब ऑब्वियसली इसमें और ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मेथड 1 बता दिया है, मेथड 2 से ट्राई कर लेना खुद से, चलेगा? कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। एवरीबॉडी इस मेथड में किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी इस मेथड में किसी को डाउट है? ओके, शॉर्ट में बता दूं आदित्य, देखो करना क्या है तुम्हें, आसान सी चीज होती है कि यदि तुम्हें रिएक्शन लिखना है, मैं एक बार शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ करना क्या है। एनोड पे Ag सॉलिड से कन्वर्ट होगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सो लेट अस राइट दिस इज Ag प्लस एनोड, और कैथोड पे होगा Ag प्लस कैथोड लिख देता हूं, और ये बन जाएगा Ag सॉलिड। ठीक है आदित्य, अब तुम्हारे पास रिएक्शन बन गई Ag प्लस कैथोड एक्वस से Ag प्लस एनोड एक्वस। ठीक है, अब देखो ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है ई नॉट सेल, जो कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में तो 0 ही है। तो तुम कैसे करने वाले हो, ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 1 log Ag plus let's say at anode upon Ag plus at cathode। अब देखो तुम्हें करना क्या है, हाँ ये मेथड 2 है आदित्य, दिस इज मेथड 2, तुमने ही पूछा ना कि मेथड 2 में थोड़ा बता दीजिए। तो अब देखो ए नॉट की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या होगी, ए नॉट की वैल्यू क्या होगी आदित्य, बताते जाओ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू 0 होगी, गुड। तो Ag प्लस हम एनोड की बात कर ले रहे हैं, तो वो आएगा KSP अपॉन Br माइनस, ये समझ में आ गया या नहीं आया?
और के एजी प्लस यदि हम कैथोड की बात कर लेंगे तो KSP अपॉन Cl माइनस आएगा। तो ये दोनों तुम्हें दिया हुआ है तो इससे तुम निकाल सकते हो ना बाकी वैल्यू, क्योंकि अब तुम खुद ही बोल रहे हो कि E और E नॉट दोनों जीरो है, तब तो बड़ा आसान हो गया, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, ठीक है। तो अब इसको इक्वेट कर लेना, 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591। अब ये वाली जो वैल्यू है उसको हमने लिख ही दिया ऊपर। स्क्रोल अप, कौन से मेथड में आता है, पीछे वाले मेथड में लेके चलो तुम्हें। अथर्व बताओ कौन से मेथड में तुम्हें कितना स्क्रॉल करूं, ये तो बताओ। अच्छा, जो लोग थोड़ा सा आयनिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज आयनिक तो यहाँ यूज होता है ना। तो आयनिक एक बार फिर से रिवाइज कर लो, बड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए चैप्टर में। वेदांत, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो उससे सॉल्व कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम मेथड 1 या मेथड 2 चूज करो, जो तुमको सही लगता है जिसमें तुम्हें आसानी होती है वो यूज करो, ठीक है। तुम देख लो अपना कंफर्ट कैसा किसमें जम रहा है तुमको। अभी आ जाते हैं नवस्थी के ऊपर, राइट। नवस्थी में कहां से कहां तक दिया था आप लोगों को, 65 से 68 और 101 एंड 102, आई थिंक यही 6-7 क्वेश्चन दिए होंगे। 65 से 68 में किसी को डाउट है एवरीबॉडी? 65 से 68 जो एन अवस्थी का होमवर्क दिया था मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एन अवस्थी जो दिया था आपको उसमें किसी को डाउट नहीं। 101 बोल रहे हो? 101 ठीक है, 101 कर लेते हैं डिस्कस। देखो 101 में अपने पास क्या दिया हुआ है, हमें एसआरपी इस सेल के लिए निकालना है। तो एवरीबॉडी ये बताइए कि ये तो कैथोड वाली बात है ना, देखो +2 से 0 में जा रहा है, और ये इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। तो हमने जाना है इस चीज को कि S2 माइनस की प्रेजेंस में CuS जब Cu में कन्वर्ट होता है तो इट इज E नॉट Cu प्लस टू Cu माइनस, सॉरी प्लस, क्योंकि ये तो रिडक्शन में प्लस आता था, याद है एवरीबॉडी? रिडक्शन में प्लस आता है, फॉर्मूला तो अब सबको याद हो गया होगा, इनटू log KSP ऑफ CuS। अब देखो तुम्हें E नॉट तो दिया ही हुआ है ना, E नॉट दिया है? नहीं दिया है, अच्छा E नॉट ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें 0.34 दिया है ना, ये माइनस, माइनस नहीं प्लस 0.03 अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो, लॉग KSP है तो आ जाएगा 0.34 प्लस 0.03 इंटू -35। ये बात समझ में आ रही है सबको? कैलकुलेशन तो अब हो जाएगा ना। ये देखो कितना आता है, कितना आता है कैलकुलेट करो तो एक बार, 1.05। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा -0.694 वोल्ट, ठीक है। सी ऑप्शन। एवरीबॉडी 101 क्लियर है? ठीक है, 102। अच्छा एक बात बताओ, 102 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नहीं है जैसा 101 है? एवरीबॉडी 102 कुछ अलग है क्या? सेम ही तो है, कुछ अलग नहीं है इसमें। 102 भी इनसॉल्युबल का केस है। तुम्हें लिखा है PbBr2 solid plus 2 electron gives Pb solid plus 2Br minus aqueous। इसके लिए E नॉट अपने को दे रखा है -0.248 वोल्ट, ठीक है। Pb2 प्लस aqueous 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये बनाता है Pb। तो इसके लिए आपको E नॉट दे रखा है क्वेश्चन में -0.126 वोल्ट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आई है, तो क्वेश्चन में दिया ही है। तो अब क्या है, ये तो इनसॉल्युबल का है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि E नॉट Br माइनस के प्रेजेंस में PbBr2 सॉलिड से Pb के लिए आएगा E नॉट Pb2 प्लस से Pb प्लस 0.0591 by 2 log KSP ऑफ PbBr2। अब ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो ये नहीं निकलेगा।
इज दैट क्लियर अथर्व? करके दिखाऊं अथर्व, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसको बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, एंड दैट इज अगेन अ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो हमारा वही टॉपिक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है, हमें ये सीखना है। देखो पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बनते थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम वगैरह लगता है, और वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म हो गया। गैस इलेक्ट्रोड है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो पहले गैस इलेक्ट्रोड के पहले जो इलेक्ट्रोड रेफरेंस रहता था, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड था कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये पहले का रेफरेंस है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पहले जो रेफरेंस यूज होता था ना, वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब कैलोमल क्या होता है, ये सिंपल टॉपिक है क्या? आदित्य यार, एक्चुअली में सिंपल क्या बोलिए, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड ही है। ठीक है, इट इज अगेन अ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इसके बाद वाले टॉपिक्स जो आएंगे ना, जब से हम ये खत्म कर लेंगे मेटल इनसॉल्युबल, उसके बाद आसान टॉपिक आएगा। ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब मेटल इनसॉल्युबल ही है। ये पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता था। कैलोमल क्या होता है, अब रेफरेंस नहीं यूज होता है, बट पहले ये रेफरेंस यूज करते थे। कैलोमल क्या है? कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। इसको कैलोमल बोलते हैं, कॉमन नाम है। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरस आयन होता है, दिस इज मर्क्यूरस आयन, और Cl माइनस होता है 2 यूनिट। सो दिस इज Hg2Cl2, दिस इज कॉल्ड कैलोमल। और जिसमें कैलोमल को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड। इतना तो ठीक है ना एवरीबॉडी? इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके। अच्छा ये बताओ, मर्क्यूरी हल्का लिक्विड होता है या भारी? मर्क्यूरी का डेंसिटी ज्यादा है, उसमें आयरन नेल्स जो होते हैं ना, वो भी तैरते हैं। सो मर्क्यूरी इज रिलेटिवली अ वेरी हेवी लिक्विड, इट हैज वेरी हाई डेंसिटी। तो इन दैट केस करते क्या थे, अब देखो प्लैटिनम वायर यूज करते थे। अब इसका सेटअप देखो, खतरनाक सा है। इसका सेटअप कुछ इस तरह का है। लेट्स से दिस इज प्लैटिनम वायर, यहाँ से प्लैटिनम वायर ले लिया, ठीक है। और प्लैटिनम वायर इस तरह से, इसमें एक सेकंड कलर अलग यूज कर लेता हूं मैं। फाइन, तो अब देखो ये प्लैटिनम वायर अंदर गया, और इसमें इस तरह का कुछ सेपरेटिंग करके बना दिया, ताकि पता चल सके कि जा कहां तक रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे नीचे डाल देते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे भारी होता है। उसके बाद Hg2Cl2 इसके ऊपर रहता है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसमें साथ में क्या करते हैं पता है, इसमें यहाँ पर एक ओपनिंग रहता है, जिसके थ्रू हम इसमें डाल देते हैं KCl। तो अब मान लो ये 3 अलग अलग लेयर हो गए। लेट मी शो इट थ्रू डिफरेंट कलर्स। एक हो गया Hg, सबसे नीचे जो सबसे भारी है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये सपोज नीचे, सबसे नीचे तुम्हारा Hg है, उसके ऊपर HgCl2 है, मतलब कैलोमल है। दिस इज द लेयर ऑफ कैलोमल, ये कैलोमल है, और उसके ऊपर KCl है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बट समझने की कोशिश कर। मतलब 3 अलग अलग लेयर्स बन गए, अलग अलग कंपाउंड्स के। फाइन, तो अब होगा क्या, लेट अस सी। तो अब बताओ एवरीबॉडी, ये मेटल सॉल्युबल हुआ या इनसॉल्युबल हुआ? एवरीबॉडी यहां तक जाता है प्लैटिनम वायर पूरा। और ये जो पोरस स्ट्रक्चर है, मतलब ये पोरस का मतलब कि अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स जा सकते हैं। दिस इज पोरस मेम्ब्रेन, जो कि मूवमेंट अलाउ करता है। इसका कोई खास यूज नहीं है, तुम मान सकते हो किसी तरह का सिस्टम है। रेड कलर की बाउंड्री है, एक पोरस मेम्ब्रेन लगाते हैं। यहाँ पे एडजॉर्प्शन टाइप कुछ होता है, यहाँ पे कार्बन ब्लैक लगा दिया ताकि एडजॉर्प्शन होगा। बट तुम मान के चलो कि इसका कोई खास मतलब नहीं है। दिस इज परमिएबल, ये फुल्ली परमिएबल है, और सारे आयंस को जाने देता है। ठीक है,
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? रेड कलर की बाउंड्री टाइप ही है बट ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जाने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन मतलब कोई सरफेस को छोड़ दो लंबे समय तक, उसके ऊपर पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में समझा दे रहा हूँ। जैसे तुम यदि बाहर घूमने जाओगे तो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, तो हाथ पे डर्ट जमा हो जाता है सरफेस पे, इसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। इन विच द पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी टू बी डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस। ठीक है, इसलिए नहाना पड़ता है। तो अब एडजॉर्प्शन वो करता है जो कि सरफेस जिसका ज्यादा है, राइट? जैसे चारकोल ज्यादा एडजॉर्ब करेगा। सेल्यूलोज जानते हो? सेल्यूलोज जो कूलर में यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं बिकॉज वो भी, उसका भी सरफेस ज्यादा है, तो वाटर वेपर को ज्यादा एडजॉर्ब करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एडजॉर्ब करता है कार्बन ब्लैक, बट इसका कोई खास यूज नहीं है। यहाँ पर तुम्हें बस ये समझना है कि एक ऐसा सेटअप बना दिया, 3 लेयर बना दिए। सबसे नीचे Hg क्यों रहेगा? क्योंकि ये सबसे भारी होता है। उसके ऊपर Hg2Cl2 और उसके ऊपर KCl। अब ये लेयर इस तरह से कैसे बन जाएंगे? क्योंकि ये उनकी डेंसिटी इस तरह की है, राइट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये बताओ कि ये सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है? एवरीबॉडी, ये सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है? ये इनसॉल्युबल है, ये सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमने Hg2Cl2 के प्रेजेंस में KCl भी डाल दिया है। एवरीबॉडी, KCl भी डाल दिया है ना, तो ये तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। और मर्क्यूरी सबसे नीचे इसलिए चला जाता है क्योंकि वो सबसे हेवी होता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और KCl सबसे ऊपर क्योंकि वो सबसे हल्का होता है। तो मोलर मास देखोगे उसके सब में पता चलता जाएगा। मर्क्यूरी हेवी लिक्विड होता है। ओके, नीचे स्क्रॉल कर लूं मैं? ओके फाइन। तो अब देखो, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। पहले तो हमें ये चीज समझनी है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा कि इनसॉल्युबल क्यों है। शांतनु, मतलब देखो यार, फैंसी डायग्राम तो मैं भी नहीं बना पाया, तुम 3 लेयर्स बना दो बस। एक तो मर्क्यूरी का, दूसरा कैलुमल का और तीसरा KCl का। डेंसिटी के हिसाब से हाइट है इनकी। जो पाइप, ये पाइप क्या है? पाइप बताता है यहाँ से ये प्लेटिनम वायर जाएगा। पाइप ना भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्लेटिनम वायर एक जाएगा, ये दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि इलेक्ट्रोड के लिए है, करंट के लिए। प्लेटिनम न्यूट्रल होता है। तो पाइप मैंने ऐसे ही बना दिया, जरूरत नहीं भी है। ये बाहर वाला, ये पाइप KCl डालने के लिए है। ये पाइप KCl डालने के लिए इधर से, ये KCl डालने के लिए पाइप है। डायग्राम किसी बुक में, तुम्हारे बुकलेट में है क्या? देख लो, तुम्हारे बुकलेट में है कैलुमल इलेक्ट्रोड डायग्राम? तुम फोटो गूगल पे सर्च कर सकते हो, तुम्हें अलग अलग टाइप के, अलग अलग कंपनी के मिल जाएंगे। तुम्हारे बुक में तो नहीं है। बट डायग्राम का ज्यादा कुछ यूज नहीं है, बस एक सिस्टम है जिसमें 3 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, 3 अलग अलग चीजें हैं। मर्क्यूरी सबसे नीचे, Hg2Cl2 उसके ऊपर और KCl सबसे ऊपर। डायग्राम का कोई खास मतलब है नहीं। तुम्हें बस इतना समझना है कि कोई भी अलग अलग कलर में तुमको अलग अलग बुक में गूगल पे इमेज मिल जाएगा उसमें। बट उससे तुम्हें बस समझना यही है कि Hg है मर्क्यूरी, then you have Hg2Cl2 mercurous chloride which is called calomel, और उसके ऊपर KCl डाला। अब तुम इसमें कितना भी कलरफुल डायग्राम देखो, उसका क्या यूज है? कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। एवरीबॉडी, आगे बढ़ सकते हैं? इसको तुम कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हो और एनोड की तरह भी यूज कर सकते हो। एवरीबॉडी, क्या हम बोल सकते हैं या कैथोड होगा या एनोड होगा? ये तो रिलेटिव चीज होती है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, हम बोल सकते हैं कि ये कैथोड या एनोड होगा। दिस इज रिलेटिव, इट विल डिपेंड ऑन दी SRPs। फाइन, सो लेट अस सी क्या होता है। तो यदि हम बात करें कि इन द एब्सेंस ऑफ KCl, यदि हमने KCl नहीं डाला होता, बट इसमें तो डाल दिया है हमने, Hg2Cl2 क्या करता? इसको हम लिखते हैं सैचुरेटेड, जो कि डिसोसिएट कुछ इस तरह से करता, राइट? अब हमने डाल दिया इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, हमने KCl डाल दिया। KCl, NaCl, HCl कुछ भी डाल सकते हो तुम, जिसमें कॉमन आयन है। तो अब ये क्या हो गया? Hg2Cl2 सॉलिड बन गया। सॉलिड क्यों बना, समझ में आया? एवरीबॉडी, ये पुरानी कहानी रिपीट हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, Hg2Cl2 saturated
से बन जाएगा Hg2Cl2 सॉलिड। व्हाट इज द रीजन एवरीबॉडी? द रीजन इज कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट के कारण वो सैचुरेटेड से सॉलिड बन जाएगा, इसलिए हम इसको इनसोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। दिस इज इनसोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, अब यहां तक अब देखो इसके रिएक्शन हमें लिखना है। तो इसके रिएक्शन जो हम लिख रहे थे, इसमें इसका डिसोसिएशन रुक जा रहा है। तो अब क्या होगा, सी अब क्या होगा, Hg2Cl2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Hg प्लस Cl माइनस बना देगा, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो यहाँ पे ये हो गया मतलब इनसॉल्युबल वाला केस। देखो यहाँ पे हमने इसको भी सॉलिड लिखा है, और ये भी लिक्विड होता है बट ये एक्टिव नहीं है एवरीबॉडी। ये लिक्विड होता है बट ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव सिर्फ Cl माइनस ही है यहाँ पे। तो अब तुम इसका सी यहाँ पे हमने इसको एज एन कैथोड दिखाया है, क्योंकि हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं। देखो कैथोड दिखाया है, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 आयंस हैं, और मर्क्यूरियस आयन कुछ इस तरह का होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब इसका हम लिख सकते हैं रिएक्शन। देखो रिएक्शन हमें लिखना कैसे है, Hg2 2 positive plus 2 electron will give me 2 Hg. So let's say this is delta G1 naught and this is E1 naught. उसी तरह से मेरा ये दूसरा रिएक्शन आ जाएगा, सैचुरेटेड डिसोसिएट होगा Hg2 2 positive plus 2 Cl minus, इसको लिखूंगा डेल्टा G2 नॉट, और ये E2 नॉट क्या आएगा एवरीबॉडी? ये आएगा RT अपॉन 2F log KSP। ये समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी ये समझ में आया कैसे लिख दिया RT by 2F log KSP? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड से यस और नो। मैं स्क्रॉल कर लूं नीचे, ऊपर का पार्ट तुम लोगों ने लिख लिया था ना? शुड आई स्क्रॉल डाउन? ओके फाइन फाइन फाइन। तो अब देखो यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं एवरीबॉडी, हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये रिएक्शन मिल जाएगा ऊपर वाला जो हमें चाहिए था। तो हम क्या लिखेंगे अब? ऑब्वियसली ये सैचुरेटेड से सॉलिड बन जाएगा। तो अब हम लिखेंगे Hg2Cl2 plus 2 electron will give me 2Hg liquid plus 2Cl minus aqueous। तो इस केस में जो मेरा E नॉट है, E नॉट एवरीबॉडी एवरीबॉडी E नॉट जो है वो मेरा तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसको यदि मैं डेल्टा G3 नॉट लिख देता हूं, तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा है कि डेल्टा G3 नॉट इज डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, राइट? सो नाउ आई कैन राइट, अब देखो n फैक्टर हर केस में 2 है, तो अब ये तो भाई हर जगह 2 ही है, तो ये आया E3 नॉट इज इक्वल टू माइनस 2F E1 नॉट माइनस 2F E2 नॉट। written अजीम okay fine, so I can directly say that E3 naught will be E1 naught plus E2 naught. I hope it is clear. Hg लिक्विड होगा, Hg लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड लिक्विड लिखा है, एक आध जगह पे सॉलिड लिखा होगा, आई माइट हैव चेंज्ड इट। लिक्विड ही तो लिखा है Hg, मैंने Hg तो लिक्विड ही लिखा है। हाँ सॉलिड लिखा है। Hg सॉलिड कहाँ लिखा है? मेरे को लिक्विड लिखा है, देखो यहाँ भी लिक्विड ही है, यहाँ भी तो लिक्विड ही है। इनएक्टिव है वो, एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव है। तो ये आएगा E नॉट Hg2 प्लस से Hg प्लस RT by 2F log KSP of Hg2Cl2।
तो ये पुरानी कहानी वैसे ही रिपीट हो गई कि ई नॉट हम लिख सकते हैं Cl माइनस के प्रेजेंस में Hg2Cl2 सॉलिड कन्वर्ट होगा Hg में, तो ई नॉट क्या आएगा इसका Hg2 प्लस से Hg प्लस RT/2F log KSP Hg2Cl2। देखो ये कुछ नया नहीं है, पुरानी कहानी जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट नया ले लिया है, बट चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? कोई खास बदलाव तो यहाँ हुआ नहीं है, बस हमने एक नया चीज बोल दिया कैलुमल Hg2Cl2, बाकी चीजें तो बिल्कुल वैसी ही हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। राइट इट डाउन। एवरीबॉडी डन? रेफरेंस एक्चुअली आदित्य रेफरेंस 0 ही लेना चाहिए, बट उस ये रेफरेंस तब यूज होता था ना जब एक्चुअली में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आया नहीं था, ठीक है? तो ये पुरानी बात है, अब तो हाइड्रोजन वही यूज करते हैं, ठीक है? ये भी रेफरेंस कभी यूज हुआ करता था, लेकिन रिटन एवरीवन? फाइन। तो अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखो तुम्हें पता है कि बेसिक तरीका तो ये है कि हर इंटरफेस पे एक डंडा या फिर एक कॉमा लगाते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं Cl माइनस एक्वस, कॉमा भी लगा सकते हैं, डंडा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्लैटिनम सॉलिड हमें लगेगा क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड होता है। एवरीबॉडी ये समझ में आया कि हमें प्लैटिनम सॉलिड यहाँ कंपलसरी क्यों है? हमने सिल्वर में नहीं लगाया था प्लैटिनम रॉड। एवरीबॉडी हमने सिल्वर में प्लैटिनम नहीं लगाया था क्योंकि सिल्वर सॉलिड होता है, बट यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा प्लैटिनम क्योंकि लिक्विड होता है मर्क्यूरी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब इसको हम एनोड पे भी लिख सकते हैं ना। और हाँ एक चीज देखो, ये ई नॉट सेल है, ई सेल यदि तुम्हें चाहिए तो ई सेल क्या आएगा? एवरीबॉडी इसका ई सेल क्या आएगा? ई नॉट Cl माइनस Hg2Cl2 से Hg माइनस 0.059/2 लॉग, देखो रिएक्शन में क्या था, रिएक्शन क्या था एवरीबॉडी? रिएक्शन ये था, तो ये आ जाएगा ई सेल की वैल्यू। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? सुजल इज आस्किंग Hg2Cl2 इज सैचुरेटेड और सॉलिड। देखो सुजल यदि तुमने इसमें KCl डाल दिया है तो वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा, वो सॉलिड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सुजल इज दैट क्लियर और नॉट? यदि तुमने उसमें डाल दिया है AgCl तो वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा, मतलब KCl डाल दिया है तो सॉलिड बन जाएगा, बट यदि नहीं डाला है तो सैचुरेटेड रहेगा। सो इट इज सिमिलर। तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ये सबने लिख लिया। अच्छा ये सेल रिप्रेजेंटेशन एनोड का है या एनोड का है? देखो अथर्व थोड़ा समझने की कोशिश करो, तुम ये रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ये 0 है, तो अब ये बताओ +1 से 0 ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? अथर्व +1 से हम जा रहे हैं 0 पे, तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? तो रिडक्शन कहाँ होता है अथर्व, कैथोड पे या एनोड पे? ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो कैथोड पे होगा ना, तो कैथोड हुआ ना ये तो, ठीक है? हम रिडक्शन करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली कैथोड की बात कर रहे हैं, देखो कैथोड लिखा है। ओके सबने लिख लिया था ना ऊपर वाली बात, ये लिख लिया सबने? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एनोड की बात कर लेंगे। एवरीबॉडी एनोड पे तो पता है ऑक्सीडेशन होता है सबको, तो हम ऑक्सीडेशन ही कराने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस विल गिव मी Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आई होप आपको ये बात पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं ई नॉट कैसे लिखेंगे इस केस में, Hg2Cl2
in the presence of Cl minus will be E naught Hg2 plus say Hg minus 0.0591 by 2 log Ksp of calomel, that is mercurous chloride. ये समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना? अरे ये माइनस कैसे आया, समझ में आया नहीं आया? ये पिछला केस जैसा ही है, यहाँ माइनस कैसे आया, इसमें आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। अब ई सेल हम कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट वही ई नॉट, तो ये आ जाएगा, तो एच जी से Hg2Cl2 Cl माइनस माइनस 0.0591 by 2 log 1 बाई, हाँ सही सही आदित्य, रिवर्स किया था इसलिए। अब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो एवरीबॉडी यहाँ पे हम प्लैटिनम सॉलिड लेंगे कि नहीं? तुम बताओ अथर्व डागा, यहाँ प्लैटिनम लेंगे या नहीं लेंगे? मिस्टर अथर्व प्लैटिनम लेंगे या नहीं लेंगे बताओ? अरे यहाँ पे प्लैटिनम लेंगे? नहीं लेंगे, क्यों? ई नॉट क्या बोल रहा है? ई नॉट तो Hg से Hg2 प्लस आएगा। अरे एवरीबॉडी यहाँ पे ई नॉट क्या आएगा बताओ? यहाँ पे ई नॉट क्या आएगा? ये वाला आएगा या ये वाला आएगा? एवरीबॉडी यहाँ ये वाला ई नॉट लिखूं या ये वाला ई नॉट लिखूं बताओ? बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। एवरीबॉडी ये बताओ कि यहाँ पे ये वाला ई नॉट लेंगे या ये वाला ई नॉट लेंगे? उमंग देखो जरा समझने की कोशिश करो कि तुमने ये, हमने ये वाला लिया है क्योंकि हम Cl माइनस के प्रेजेंस में लिख रहे हैं। दूसरा मेथड मैंने बताया था, दूसरा मेथड में जब तुम Hg2 प्लस का एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे बाय मेकिंग यूज ऑफ कॉमन एन इफेक्ट, तो वहां पे तुम लिख सकते हो। समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे ये एक्चुअली +1 चार्ज में है, +2 नहीं है, +1 में है, 2 एटम्स के ऊपर नेट चार्ज है। तो अब ये बताओ, अथर्व बोल रहा है यहाँ प्लैटिनम यूज नहीं करेंगे, एवरीबॉडी बताओ यहाँ प्लैटिनम यूज करेंगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हमको एक सॉलिड इलेक्ट्रोड तो चाहिए होता है ना, हमें एक सॉलिड इलेक्ट्रोड तो चाहिए होता है। हमें सॉलिड इलेक्ट्रोड क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हम वायर से वहां पे ही पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सॉलिड कुछ दिख रहा है क्या? सॉलिड ऐसा कुछ दिख रहा है? तो प्लैटिनम लेना पड़ेगा हमको, तो प्लैटिनम लेंगे हम, फिर लिखेंगे Hg लिक्विड, फिर एक इंटरफेस लगाएंगे Hg2Cl2 सॉलिड, और फिर लिखेंगे Cl माइनस। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हम प्लैटिनम लेंगे यहाँ पे क्योंकि सब कुछ लिक्विड में है, हमें चाहिए एक अलग से इलेक्ट्रोड। ओके, सो दिस वाज अबाउट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिकली तुम्हें बस यहाँ कॉमन एन इफेक्ट लगाना है। अरे यार ये बार बार पूछ रहे हैं। इन सी, बहुत लोग का ये सवाल है, देयर आर पीपल हु हैव बीन आस्किंग कि यहाँ पे ई सेल हम लिखेंगे ई नॉट Hg2 पॉजिटिव माइनस जो भी है 0.0591 अपॉन 2 log q। एवरीबॉडी ये सही कब होगा बताओ? ये सही कब होगा एवरीबॉडी? तन्मय इज आस्किंग, ये सही कब होगा बताओ? अच्छा ये यहाँ पे बोल रहे हो? अच्छा ये बोल सकते हो तुम कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन है? हाँ इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ ये तो ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होगा, ये तो ठीक है। हाँ ये तो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर वो रिडक्शन का लिखा हुआ था ना, ये ठीक। ओके ओके, तुम भी इसी की बात कर रहे हो क्या तन्मय? यहाँ पे ये रिडक्शन का साइन लिखा हुआ है। नहीं तो ठीक है, वहां तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, दैट इज करेक्ट। वो रिडक्शन लिखा है, ऑक्सीडेशन होगा वो, ठीक है ठीक है। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कर लो, यहाँ ऑक्सीडेशन कर लो, ऑब्वियसली हम एनोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो Hg से Hg2 पॉजिटिव के साथ। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? ओके, देखो ये सीखा हमने मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड, जो कि बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं है, ठीक है ना? ओके आगे बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट केस क्या है हमारा?
लिख लो, राइट इट डाउन नमन। फाइन, सी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स of cell potential. The topic is thermodynamics of cell potential. देखो सेल के कुछ थर्मोडायनेमिक्स भी होते हैं जो हमें थोड़े बहुत आने चाहिए। तुमने ये चीज पढ़ी होगी dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इससे ही हमने ये वाला रिलेशन डेराइव किया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ में जब डेल्टा जी इंट्रोड्यूस किया गया होगा तो आपको ये बेसिक चीज बताई गई होगी कि dg that is change in Gibbs free energy is written as vdp minus sdt। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करते थे, dt जीरो बता के फिर ये वाला टर्म निकालते थे dg इक्वल टू vdp लिख करके, तुम्हें याद होगा, और उससे ये डेराइव कर लेते थे डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें रिलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो हम ये तो रिलेशन जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, दिस इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एट कांस्टेंट प्रेशर यदि हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो डीपी जीरो हो जाएगा और डीजी हमें मिल जाएगा माइनस एस डी टी, और माइनस एस मिल जाएगा डीजी अपॉन डी टी, और ये जो एस हम लिख सकते हैं इट इज माइनस डीजी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और एक्चुअली में जो भी होगा हम तो सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं, तो ये जो हमें निकलेगा वो डेल्टा एस ही निकलेगा। और ये हमने पढ़ा है कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ा है कि डेल्टा एस इज एक्चुअली डीजी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी। ये थर्मोडायनेमिक्स की ही चीज आई होप याद होगा आपको। यदि याद नहीं भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आता है। ये जो टर्म हम पढ़ रहे हैं इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, यदि याद नहीं भी है तो टेंशन मत लो। दिस इज नॉट द मोस्ट आस्क्ड एरिया टाइप ऑफ। देखो आयनिक में ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं जो कि आयनिक या रेडॉक्स से रिलेटेड, ठीक है। ये पार्ट उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हमारे कोर्स में है तो हमको पढ़ना होगा। लिख लिया सबने, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डीजी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, रिटर्न। आदित्य इज आस्किंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं केमिस्ट्री में। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से बात करोगे तो आता है पी ब्लॉक से, क्योंकि पी ब्लॉक में काफी दो चैप्टर है, तो सबसे बड़ा हो गया पी ब्लॉक, ठीक है। जो मोस्ट आस्क्ड चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री में तो वो पी ब्लॉक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। बट वो चैप्टर बहुत बड़ा है, वो चैप्टर बहुत बड़ा है, दैट इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक। खैर, नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेल्टा एस। डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, तो देखो डेल्टा जी हम जानते हैं इट इज माइनस एन एफ ई, तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ डी ई अपॉन डी टी। इज दैट क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं प्लस एन एफ डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो जो एंट्रोपी है, जो एंट्रोपी है इसको लिख सकते हैं, अरे भैया पूछ रहा है कब स्टार्ट करेंगे, पहले इसको खत्म कर लेने दो। डेल्टा एस इज एन एफ डी ई बाई डी टी at constant pressure. This is your change in entropy. change in entropy यदि तुम निकाल लिए, change in entropy निकाल लिए, तो डेल्टा जी क्या निकल जाएगा। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस होता है, सॉरी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, एंड डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच भी तुम निकाल सकते हो माइनस एन एफ ई प्लस टी एन एफ डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी। तो ये दो फॉर्मूले बन गए, बस तुम्हें ये याद रखना है कि
डेल्टा एस इज एनएफ डी अपॉन dt. आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग सूरज, मैं तुम्हें लिखने के लिए बोला, इसलिए देयर इज नो ऑडियो. राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. देयर इज नो ऑडियो बिकॉज एवरीबॉडी, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना, ठीक है. माइनस से प्लस कैसे हुआ टी? अरे माइनस माइनस है ना यहाँ पे, माइनस बाहर भी था और डेल्टा जी माइनस एन एफ ई होता है. इज दैट क्लियर कथन? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई. तो माइनस माइनस दो बार आ गया, इसलिए वो प्लस हो गया. डन. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. अब देखो चीजें हम थोड़ी सी आगे लेके चलते हैं. इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल से टेम्परेचर चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है. अरे तुमने देखा है मोबाइल फोन गर्म हो जाता है ज्यादा काम करने के बाद? बैटरी गर्म होते नहीं देखा है? लैपटॉप की बैटरी गर्म हो जाती है, मोबाइल फोन की बैटरी गर्म हो जाती है. So when the temperature increases, obviously, don't you think that entropy is increasing? And the useful work is not, let's say useful work के साथ साथ entropy भी बढ़ रही है, इसलिए तुम्हारा फोन गर्म हो रहा है. तो obviously बैटरी मतलब गर्म ठंडा होता है, टेम्परेचर चेंज होता है. ठीक है. तो अब छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. डेल्टा एच वाला तो जरूरत नहीं है याद करने की कथन, क्योंकि डेल्टा एच तो तुम जानते हो ना, ये रिलेशन तो तुमको पता ही है. डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा. ये बात तो तुम जानते ही हो. और डेल्टा जी माइनस एन एफ ही पता है तुम्हें, और डेल्टा एस का ये पता है, तो यू कैन रिलेट. बस तुम्हें ये याद रख लेना है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डी बाई डी टी. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. सो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन फॉर अ रिएक्शन. हमारे पास एक रिएक्शन है Al से Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन. इसके लिए आपके पास जो E नॉट है दैट इज Al टू Al3 प्लस, लेट से इट इज 1.1 वोल्ट. ठीक है. और उसके लिए लेट से ई सेल जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ई सेल तुम्हारे पास क्वेश्चन में है 20 प्लस 30 टी प्लस 60 टी स्क्वायर. ठीक है. तो आपसे ये पूछा गया है कैलकुलेट डेल्टा एस रिएक्शन एट 298 केल्विन. 300 कर दूं, आसान रहेगा. एंड डेल्टा एच रिएक्शन एट 300 केल्विन. एवरीबॉडी क्वेश्चन समझ में आया? मतलब यदि ईएमएफ टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है तो आपको डेल्टा एस और डेल्टा एच निकालना है. डन. तो आंसर बताओ. आ गया तो आंसर बताओ. 108,090 फराड. अच्छा, डेल्टा एस तो निकालने का तरीका यही है ना, एन एफ डी बाई डी टी. ठीक है. तो एन एफ डी बाई डी टी क्या आ जाएगा? 20 प्लस 30 प्लस कितना? 120 टी. राइट.
तो n तुम्हारा 2 है, फैराडे 96500 हो जाएगा। तो अभी आ जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 120 इंटू 300, और उसको तुम डिवाइड कर दो 1000 से, तुम्हें किलो जूल में मिल जाएगा। ओके सॉरी 20 नहीं होगा, डिफरेंशिएट किया ना, हाँ ठीक है, 20 नहीं होगा, डिफरेंशिएट किया हमने। d by dt इज इक्वल टू 30 प्लस 120t, ठीक है। तो अब तो आ जाएगा d, अब डेल्टा s आ गया तो फिर डेल्टा h निकाल देना। तो ये तुम्हारा आएगा किलो जूल पर मोल, राइट, ये आएगा किलो जूल पर मोल पर केल्विन, n फैक्टर 3, करेक्ट। एल्युमिनियम है n फैक्टर 3, n फैक्टर 3 है, इट इज एल्युमिनियम, सो n फैक्टर 3। हाँ हाँ n फैक्टर 3 ही होगा, टेंशन मत लो, 3 होगा, सही है। n फैक्टर विल बी 3, ठीक है एवरीबॉडी। अब बताओ कितना आएगा आंसर। किलो जूल में निकालना है, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना, इसलिए। आई होप यू कैन सॉल्व दिस, राइट, ये सॉल्व कर लोगे ना, फिर डेल्टा एच भी निकल जाएगा। डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, सो इट इज माइनस एन एफ ई प्लस टी, जो भी तुम्हारा डेल्टा एस यहां से आएगा उसको तुम सब्स्टिट्यूट कर देना। ई नॉट क्यों लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन ही है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन ही है, तुमको ई नॉट ही दिया है, सब कुछ तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही है। इज दैट क्लियर, तुम्हें स्टैंडर्ड वैल्यू ही दिया है, तो स्टैंडर्ड यूज करोगे ना तुम। 298 केल्विन, ऑब्वियसली 300 के आसपास दिया है मैंने। सौरभ इज दैट क्लियर। नॉट यूज नहीं हुआ, नॉट यूज कैसे, अच्छा ये पूछ रहे हो क्या, ये नॉट यूज नहीं हुआ, ठीक है ना, यूज नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है। वो यूज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहाँ पे जो तुम ई पुट करोगे ना, वो ये वाला ई पुट करोगे, 300 केल्विन वाला, यहाँ पर करोगे 3 इंटू एफ, और ई लिखोगे 20 प्लस 30 टी दिया था ना मैंने, क्या दिया था, 20 प्लस 30 टी दिया था, हाँ 30 टी दिया था, 20 प्लस 30 इंटू 300 प्लस 60 इंटू 300 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। खैर छोट भी जो भी है, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, बट इस तरह से करना है, ठीक है, क्वेश्चन जैसा भी आ जाए। अभी मैंने तो रैंडमली कुछ भी वैल्यू दे दिया, तो ये बहुत बड़ा हो गया, सो डोंट वरी अबाउट इट। यानी एग्जाम तुमको ठीक ठाक नंबर देंगे, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली चूज करके एक बड़ा सा नंबर दे दिया था, सो डोंट वरी अबाउट द अदर स्टफ। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस, राइट। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके तो देखो, अब ये हमारा जो चैप्टर है उसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह के सेल्स पढ़ते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट सेल होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। लैग हो रहा है तुम्हारा, एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? ओके नमन प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, देख लो इस पे एक बार, रीबूट कर लो राउटर, सही हो जाएगा। फाइन, सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखवाने, नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल कब का खत्म हो गया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने खत्म किया, उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल खत्म किया, हमने सब स्पेशल टाइप ऑफ सेल खत्म किया, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म किया। अभी जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है।
उसके बाद 2-3 टॉपिक्स और हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पे ध्यान देते हैं। अथर्व तुम्हारा भी लैग हो रहा है। अच्छा एवरीबॉडी, सबका लैग हो रहा है? डू यू फेस एनी प्रॉब्लम्स? एम आई ऑडिबल टू यू? लाइक इज इट फाइन? ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अभी तो मैं बोल नहीं रहा हूं तो अभी थोड़ी सुनाई पड़ेगा। लेट्स से आई एम स्पीकिंग नाउ, सो एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक है। सो अभी इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इट इज द डेफिनेशन तो तुम्हें पता है ना, फिर से लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। इट इज द प्रोसेस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस decomposition of a salt by passing electricity, and the cell in which the process of electrolysis is done is called electrolytic cell. I hope it is clear, right? Everybody, is it clear? ये फिर से लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, हमने शुरू में चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन लिखा था। तो देखो अब इलेक्ट्रोलिसिस के दो पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के दो पार्ट्स हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, और दूसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है? व्हेन वी से क्वालिटी, यहां पर हम पता करते हैं प्रोडक्ट्स, कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब जैसे हमने किसी का इलेक्ट्रोलिसिस किया, लेट्स से NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि बनेगा तो कितना बनेगा, क्या मास बनेगा, क्या मोल बनेगा, क्या वॉल्यूम, यदि गैस है तो क्या बनेगा। सो इन दिस सेकेंड केस विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, कि कितना बनेगा, राइट। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इसमें पता करते हैं हम अमाउंट ऑफ, लेट्स से, सब्सटेंस। और ये हम लोग पढ़ेंगे थ्रू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने एक लॉ दिया था प्रोडक्ट पता करने के लिए कितना बनता है, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं, देखो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम कैसे पता कर सकते हैं एवरीबॉडी? ये तो ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल से ही पता चलेगा हमें। ठीक है एवरीबॉडी, प्लीज राइट इट डाउन। देखो आसान क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला होता है जो फैराडे ने दिया था। क्वालिटेटिव में हमें देखना पड़ता है क्या होगा, कब होगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग पहले क्वालिटेटिव ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद ही हम पता करेंगे ना कितना बनेगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद हम ये पता करेंगे कितना बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, तो इसको लिख लो फिर। रिटर्न। ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब हमको ये पता करना है कि कितना सॉरी क्या प्रोडक्ट बन रहा है। फाइन, ठीक है। So let us start the first part, that is products of electrolysis. प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखो कंसेप्ट क्या है, यहाँ कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। जो जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के, वही यूज होंगे। थर्मोडायनेमिक्स का भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा वो होगा। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, देखो हमने एग्जांपल लिया मोल्टेन NaCl। Everybody, do you understand what is the difference between molten NaCl and aqueous NaCl? Are they same? नमक को पिघला दिया और नमक में पानी डाल दिया, दोनों सेम है क्या? मोल्टेन NaCl इज सिंपली मोल्टेन NaCl, इसको गर्म किया ताकि नमक पिघल गया। सो इसके अंदर कोई पानी नहीं होता है, देयर इज नो वाटर, इट इज नॉट एन एक्वस सोल्यूशन। इट इज ब्राइन इज नॉट मोल्टेन NaCl प्रणव। हाँ फ्यूज्ड बोल सकते हो,
फ्यूज्ड NaCl या फिर मोल्टेन NaCl, दोनों बोल सकते हो. ब्राइन इज नॉट मोल्टेन NaCl. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ब्राइन इज एक्वस NaCl, उसमें पानी रहता है. तो अब जब तुम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में. तो एनोड पे एवरीबॉडी क्या जाता है? एनोड हम लोग जानते हैं, एनोड इज अनायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड. हम लोग ये तो जानते हैं ना कि एनोड इलेक्ट्रोलिसिस में कन्वेंशन के थ्रू डिफाइन होता है. एनोड इज अनायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड. एनोड इज अनायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड. एंड कैथोड क्या है? कैथोड क्या है एवरीबॉडी? कैथोड इज कटायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड. कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जो कटायन अट्रैक्ट करेगा. तो अब देखो अनायन क्या है यहाँ पे? Cl माइनस अनायन है, तो Cl माइनस यहाँ आ जाएगा. Na प्लस कटायन है तो Na प्लस यहाँ आ जाएगा. ये समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एनोड जो है वो अनायन को अट्रैक्ट करेगा और कैथोड कटायन. नाउ एनोड पे क्या होता है हम सब जानते हैं. एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हम लोग सब जानते हैं कि रिडक्शन होता है. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2 में और Na प्लस रिड्यूस हो जाएगा Na में. तो तुम्हें कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सोडियम मिलेगा और एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो Cl2 मिलेगा. एवरीबॉडी ये एकदम बेसिक है कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं. इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता, ये एकदम बेसिक है. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. कंसेप्ट बस इतना है, एनोड पे अनायन और कैथोड पे कटायन. एनोड पे ऑक्सीडेशन कराओ, कैथोड पे रिडक्शन कराओ. इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क, और यदि नहीं है तो लिख लो. दोनों रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए तो हमको देना पड़ता है ना इलेक्ट्रिसिटी. आदित्य, ये दोनों रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए तो हम एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. इज दैट क्लियर? डेफिनेशन ही ये होता है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कि हमको देना पड़ेगा, मतलब एडिशनल वोल्टेज देना पड़ेगा. ये अपने आप तो नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस ही होता है ना. डेफिनेशन है नॉन स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? रिटन और नॉट? हाँ, ईएमएफ देना पड़ता है. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो बोला था दो तरह के सेल्स होते हैं. एक ईएमएफ जनरेट करता है, उसका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. दूसरे में ईएमएफ देना पड़ता है तो उसका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है, तो उसको कराने के लिए ईएमएफ देना पड़ता है. आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो. फाइन, सो लेट अस टेक अप अनदर एग्जांपल. देखो अभी तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया था मैंने. अब मान लो मैंने तुम्हें दिया मोल्टेन NaCl NaBr NaI, ये मिक्सचर है. मतलब तीनों को एक साथ पिघला दिया मैंने और एक सोल्यूशन बना दिया. तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा. कटायन तो एक ही है, कटायन के केस में कोई कंपटीशन नहीं, सब पिघले हुए हैं. दे आर नॉट, किसी में पानी तो नहीं है. अब देखो कैथोड जो है कटायन अट्रैक्ट करता है, तो कैथोड Na प्लस अट्रैक्ट कर देगा. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कैथोड तो सारे कटायन अट्रैक्ट करेगा, तो सारे कटायन कैथोड पे चले जाएंगे, तो Na प्लस यहाँ आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो एनोड मतलब कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये भी हम जानते हैं. तो Na प्लस का रिडक्शन हो जाएगा और कैथोड पे तो अपने को सोडियम ही मिलेगा. इसमें किसी को कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो. सोडियम तक बात क्लियर है? ठीक है. अब एक बात बताओ, एनोड पे कौन कौन जाएंगे? एवरीबॉडी, एनोड पे तो हम लोग जानते हैं कि, प्लीज रिपीट, लैग हुआ था. ओके देखो क्या है, कटायन जो है वो कैथोड पे जाएगा, तो कटायन यहाँ पे सिर्फ Na प्लस है.
ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो कटायन है वो तो सिर्फ Na+ है ना, तो कटायन सिर्फ Na+ है, उसको रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उसको रिड्यूस कर देगा ये और बन जाएगा सोडियम, तो प्रोडक्ट तुम्हें सोडियम मिल जाएगा। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये तो सब लोग जानते होंगे आई गेस, ये बात तो आता है ना सबको, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब बताओ तीनों को हम ईएमएफ दे रहे हैं, तो पहले ऑक्सीडाइज कौन करेगा? तीनों सी, यहाँ पे तीनों ऑक्सीडाइज कर जाएंगे क्या? बताओ सबसे पहले ऑक्सीडाइज कौन करेगा? सबसे आसान किसको ऑक्सीडाइज करना होगा एवरीबॉडी? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको ऑक्सीडाइज करना आसान होगा। अरे भैया जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो मुझसे इलेक्ट्रॉन छीनना बोल रहा हो आसान होगा। अरे आयोडीन होगा ना ज्यादा, एसआरपी यदि तुम्हें याद नहीं भी है तो तुम ऐसे भी बता सकते हो कि आयोडीन ही मिलेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट आयोडीन होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन छीनना है, तो इलेक्ट्रॉन छीनना उससे आसान होता है जो कि रिलेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, सबसे पहले आयोडीन ही देगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आई होप इट मेक्स सेंस एंड इज क्लियर टू एवरीवन। फाइन, सिर्फ आयोडीन ही ऑक्सीडाइज होगा आदित्य, इनिशियली तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो सिर्फ आयोडीन मिलेगा। मान लो तुम 10-15 घंटा आयोडीन को ऑक्सीडाइज करते रहे तो फिर आयोडीन खत्म हो जाएगा तो ब्रोमीन मिलेगा, फिर और करते रहे तो ब्रोमीन खत्म हो जाएगा तो फिर क्लोरीन मिलेगा, बट इनिशियली तुम्हें क्या मिलेगा? आयोडीन ही मिलेगा सिर्फ। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, so should I scroll it down? Now let us say I am giving you another question, तुम आराम से बता सकते हो। मोल्टेन है, लेट्स से क्रायोलाइट Na3AlF6, this is 3NaF.AlF3, नीचे या ऊपर? नीचे स्क्रॉल करो या ऊपर? नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है। इट इज अ डबल सॉल्ट आदित्य, इट इज अ डबल सॉल्ट, इट इज कॉल्ड क्रायोलाइट, बट मैंने इसको लिख दिया ये इस तरह का होता है। अब तुम बताओ कि एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? कैथोड पे Al और एनोड पे F2। ओके, बाकी लोग बताइए। कैथोड पे एल्यूमिनियम बता रहे हो। अच्छा, सोडियम Na+ और Al+ में क्या, किसका रिडक्शन पहले होगा? Al3+, वाई? ओके फाइन, ठीक है, देखते हैं। सी एक्चुअली आंसर तो NaAl3+ ही है, आई जस्ट वांटेड टू नो द आंसर। ओके, सी एक्चुअली में आंसर तो एल्यूमिनियम ही है। सी कैथोड पे अपने पास दो तरह के आयंस मिलेंगे,
ठीक है, और ये दोनों। अब सवाल है कि कौन मिलेगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये सबको पता है, कैथोड पे कटायन आते हैं, और एनोड पे तो टेंशन नहीं है, हमें पता है कोई कंपटीशन है नहीं, तो F2 ही मिलेगा। तो एनोड पे तो हम F2 बता सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पहले कौन लेगा, बताओ एवरीबॉडी, इलेक्ट्रॉन पहले कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाली बात है ना, एल्यूमिनियम ही पहले लेगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इन दोनों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम ज्यादा है, तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तुम वैसे भी सोचोगे तो एल्यूमिनियम ही बनेगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। बेसिक है, ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं दिया था मैंने। अरे भाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, पहले कौन लेगा? जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वही ले लेगा। 10th में नहीं, 9th में रहता है ये सब तो। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा देखो, इसमें तुम्हें कुछ याद करना होगा। जो ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन है, ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन या फिर ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड का टेंडेंसी होता है ये तुम्हें याद करना होगा, प्रोवाइडेड इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन है सबके, या फिर बोल दो ऐसा कि 1 मोलर और 1 m और इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, 1 m और इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन में देखो, सबसे पहले आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा, I2 बनाएगा, ये तुम्हें पता ही है। आयोडीन क्या बनाएगा एवरीबॉडी? आयोडीन I2 बनाएगा, ये बनाएगा Br2, ये बनाएगा Cl2, ये बनाएगा O2, और SO4 2 माइनस क्या बनाएगा एवरीबॉडी? SO4 2 माइनस क्या बनाएगा, कुछ आइडिया है? देखो SO4 2 माइनस बनाता है ये, दिस इज H2O8 2 माइनस। ठीक है, ये एक एसिड होगा, यदि एसिडिक मीडियम में डालोगे तो H2SO8 बन जाएगा। यहाँ पे ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब ये इससे इसमें कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये समझ में आया सबको? तो ये ऑक्सीडेशन बहुत कम टेंडेंसी होता है, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी रिलेटिवली कम होती है ऑक्सीडाइज करने की, और ये जो बनाता है वो H2O8 2 माइनस बनाता है। तुमको यही ज्यादातर मिलेगा क्वेश्चंस में, तो इसलिए तुम्हें ये ट्रेंड याद करना है, SOCBI याद हो जाएगा, SOCBI। इसके लिए कोई खास ज्यादा निमोनी की जरूरत नहीं है, तुम्हें CBI याद रहेगा, CLBRI तो वैसे भी होता है। और SO, S stands for SO4 2 minus and OH minus 2। राइट इट डाउन एवरीवन, लिखा है ये सबने? अच्छा, अच्छा अब कैथोड के लिए क्या है, कैथोड के लिए कैसे पता करोगे एवरीबॉडी? कैथोड पे क्या कैसे पता करोगे? कैथोड पे तो तुम्हें पता है, कैथोड पे वो रिडक्शन होगा जिसका हायर एसआरपी है या लोअर एसआरपी, बताओ। कैथोड पे वो वाला रिडक्शन होगा जो हायर एसआरपी है या लोअर एसआरपी? हायर एसआरपी वाला कैथोड पे हो जाएगा, और लोअर एसआरपी वाला कहां पे होगा? सॉरी, हायर एसआरपी वाला कहां पे होगा एवरीबॉडी? हायर एसआरपी कहां पे होगा? चलो ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं। ये लिख लिया सबने? इज दैट क्लियर? लिख लिया सबने? अच्छा देखो, हम एनोड और कैथोड पे ईएमएफ सप्लाई करेंगे, तो अभी भी तो पहले तो वही होगा ना, ऑल्दो एवरी रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, बट एनोड पे भी तुम ईएमएफ सप्लाई कर रहे हो, तो जो रिलेटिवली कम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा वही होगा। तो यहाँ पे भी तो कंसेप्ट यही है ना कि मोस्ट स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन, मोस्ट स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन विल बी प्रिफर्ड। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एनोड पे जो मोस्ट स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन है वही होगा।
तो हाईएस्ट एसओपी होना चाहिए, हाईएस्ट एसओपी, इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर और नॉट? हाईएस्ट एसओपी एंड लीस्ट एसआरपी, ये होगा कहां पे, विल बी प्रिफर्ड। ये तुम एसओपी और एसआरपी के टर्म्स में बात करो तो हाईएस्ट एसओपी एंड लीस्ट एसआरपी विल बी प्रिफर्ड। आई होप इट इज क्लियर। और कैथोड पे यदि सारे रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस भी हैं तो मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिडक्शन, मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिडक्शन विल बी प्रिफर्ड। ये बात तो सबको समझ में आ ही रही होगी। और हाईएस्ट एसआरपी एंड लीस्ट एसओपी विल बी प्रिफर्ड। ठीक है, तो कहानी बिल्कुल वैसी ही है जो इलेक्ट्रोकेमिकल में सीरीज में थी, उसकी उल्टी नहीं है। यहाँ पे हम ईएमएफ दे रहे हैं तो अभी चीजें तो वही रहेंगी ना, जो कम नॉन स्पॉन्टेनियस वो पहले होगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जैसे मान लो एक का एसओपी है -1.5 और एक का है -1, तो एनोड पे तो -1 वाला पहले हो जाएगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब एनर्जी देना पड़ता है, तो उसको पढ़ाना ज्यादा आसान होगा। लेट्स से थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छा है, जो पढ़ के आता है, जो थोड़ा होशियार है। मतलब पढ़ाना सबको नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट सबको, सब में जो बच्चे थोड़ा सिंसियर है उनको पढ़ाना रिलेटिवली आसान है। रिटर्न एवरीवन। तो अब देखो तुम कैथोड वाला केस कैसे पता करोगे? तुम्हें वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवाई थी, याद है, लीची केला वाला, वो यूज करना है तुम्हें। और एनोड के लिए वो याद करो, SOCBI, वो आसान है। तो इससे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पे होगा। नाउ अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशंस। देखो पानी में जब करते हैं ना तो यहाँ पे वाटर कंपीट्स, यहाँ पे होता क्या है, वाटर ऑलवेज कंपीट्स, वाटर ऑलवेज competes in the oxidation. Write it down, Vedant. Water always competes in the oxidation as well as reduction reactions. एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब तुम रिएक्शन पानी में करोगे तो पानी भी तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है। एवरीबॉडी इज इट क्लियर और नॉट? जब तुम रिएक्शन पानी में करोगे तो वाटर itself can be oxidized and it can also be reduced, right? Is that clear or not? Everybody say yes or no. अरे हाँ है ना, जब पानी में रिएक्शन करोगे तो वाटर कैन ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड, वाटर कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे वाटर विल compete, ठीक है, वाटर विल compete विद द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ इस कंपटीशन में वही होगा, हाईएस्ट एसआरपी देखेंगे या फिर जो ऊपर जो लिखा वैसे ही करेंगे, राइट? जो मोस्ट स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा एनोड पे, और जो मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिडक्शन है वो कैथोड पे होगा। तो यहाँ रिएक्शन जब पानी में करेंगे तो पानी के साथ कंपटीशन करेंगे, राइट? और यदि पानी में नहीं करेंगे तो पानी के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे। दैट इज इट, इतना ही है। अब यहाँ पर एक देखो, दी सॉल्ट्स ऑफ, ये हमने एस ब्लॉक में भी पढ़ा था, ग्रुप 1। आई विल टेल यू, हम वो पढ़ने वाले हैं, अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी तो शायद 5 मिनट है तो नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Salts of group 1 and group 2 can never be obtained through the electrolysis of their aqueous solutions. ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यदि तुम जैसे मान लो कैल्शियम, जैसे मान लो तुम्हारे पास है कुछ है, लेट्स से सोडियम क्लोराइड,
तो जब तुम इसको पानी में डाल के इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। देखो अब यहाँ पर जब कंपटीशन Na प्लस और H प्लस से होगा, तुम्हें पता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पानी में जाते हैं तो वाटर को रिड्यूस कर देते हैं और H प्लस को इलेक्ट्रॉन देके H2 बना देते हैं, राइट। कुछ केसेस में तो रिएक्शन इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि जो निकलता है हाइड्रोजन, इट सडनली कैचेस फायर, जल जाता है। लाइक इफ यू ऐड सोडियम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, देन इग्निशन टेक्स प्लेस और सरफेस जलने लग जाता है, पानी में आग लग जाता है, इतना स्पॉन्टेनियस है। तो तुम्हें लगता है कि इनका इलेक्ट्रोलिसिस करके जब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन बांटे जाएंगे तो सोडियम पहले ले लेगा हाइड्रोजन के, या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट पहले लेगा? इज दैट पॉसिबल? दे कैन। देखो जब रिडक्शन का कंपटीशन हो रहा है कि पहले कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब एस ब्लॉक में ग्रुप मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे Na प्लस को इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो और Na बना रहे हो, उसी तरह H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो H2 बना रहे हो, तो ये रेस हमेशा यही जीतेगा और हमेशा H2 ही बनता है। तो यहाँ पे कैथोड पे हमेशा H2 बनेगा जब भी तुम इनका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है। तो कैथोड पे हमेशा H2 ही बनेगा, पानी में जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे हमेशा H2 ही बनता है और वो मेटल कभी नहीं मिलता। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे वो कैथोड पे कभी नहीं मिलते। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? बिकॉज वो कभी भी हाइड्रोजन से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, उनका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का है, तो हमेशा हाइड्रोजन ही मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे की चीजें जो है, जैसे हमें पढ़ना है वाटर का एसआरपी, वाटर का एसओपी, और उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी अपनी अलग एक थियरी है। सो वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास। सो सिंस वी हैव ओनली गॉट 4 मिनट्स, तो किसी को डाउट है आज की क्लास में? किसी को डाउट है आज की क्लास में? तो नहीं तो फिर आई विल गिव यू अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे। देखो आज हमने पढ़ा है कैलुमल इलेक्ट्रोड, होमवर्क में ग्रुप में डाल दूंगा। आज हमने पढ़ा है कैलुमल इलेक्ट्रोड। तो कैलुमल इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक पुराना एक रेफरेंस था, अभी चैप्टर बचा है। चैप्टर में अभी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आएगा पहले, तो उसके बाद आएंगे ये सब, मतलब चार्ज कैरियर्स के पैरामीटर्स आते हैं। ये तो लिखवा दिया ना, सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये तो लिखवा दिया सर्वेश, अंशुमल सॉरी, ये तो लिखवाया है ना, देखो। हाँ बराबर चलेगा, इट वोंट बी एनी प्रॉब्लम। फाइन, तो लेट अस टेक अ रिवीजन ऑफ द सेम। तो अब जैसे मान लो हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे थे किसकी, हाँ हम बात कर रहे थे कैलुमल इलेक्ट्रोड की। तो कैलुमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि बेसिकली कैलुमल इज Hg2Cl2, उसका रिडक्शन करेंगे मर्क्यूरी मिलेगा, राइट। उसका रिडक्शन करेंगे और मर्क्यूरी मिलेगा, तो उसमें जब तुम KCl डालोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, मेटल इनसॉल्युबल के जैसा काम करेगा वो। बाकी उसके बाद जो EMF वाले हमने चीज सीखी वो यही सीखी कि डेल्टा एस इज NF/dE/dt और डेल्टा एच वैसे ही इक्वेट कर दो। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस देखो दो तरह के होते हैं, एक तो हम प्रोडक्ट पता करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, और दूसरा हम पता करते हैं कितना बनेगा, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट वही है कि ऑल दो सारे रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट जो मोस्ट स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे होगा, मोस्ट स्पॉन्टेनियस जो रिडक्शन है वो कैथोड पे होगा। मेन कंसेप्ट यही है। फिर तुम्हें एनोड के लिए याद करना है SOCBI, कैथोड के लिए वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना है। और हमने यहाँ पे सीखा है कि कैथोड पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स पानी में यदि करोगे इलेक्ट्रोलिसिस तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पानी में जो H प्लस है उससे काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पानी में जो H प्लस है उससे काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कभी लेंगे नहीं, हमेशा H प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H2 बना देगा, राइट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इसलिए कभी भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यदि हम पानी की एक्वा सॉल्यूशन की, तो एलिमेंट कभी नहीं मिलता है, तो कभी मिलता नहीं है, तुम करते भी नहीं, ठीक है। जैसे तुमने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा मोल्टन सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस करता है। फाइन एवरीबॉडी, कोई डाउट है इसमें? ओके, कोई डाउट है? Fine, fine. Then we'll meet in the next class. Goodbye.